ये है गेमसर का G8 प्लस गैलीलियो मीफी कंट्रोलर, जिसके अंदर से मीफी का मतलब है मेड फॉर आईफोन्स और गैलीलियो का मतलब मुझे भी नहीं पता। तो ये जरूर पता है इससे पहले भी गेमसर वालों का एक कंट्रोलर मार्केट में अवेलेबल था, G8 गैलीलियो, जो 2023 में लॉन्च हुआ था। उसी कंट्रोलर के लॉन्च के बाद मोबाइल को कंट्रोलर में फिट करके मोबाइल को एक हैंड हेल्ड कंसोल बनाने वाला सिस्टम शुरू हुआ है। उसी से ही हाइप क्रिएट हुई है ये वाली सारी। अब उसी G8 का सक्सेसर ये G8 प्लस गैलीलियो लॉन्च हुआ, बट ये कितना ही अच्छा है वो सब चीजें देखने के लिए मैंने इसका डब्बा खोला, जिसके ऊपर वाला कवर रिमूव करके नीचे से बिल्कुल क्लीन व्हाइट कलर का बॉक्स निकलता है, जो वाकई सुंदर तो बहुत लगता है। इसको खोलते ही मैंने देखा कि ऊपर से ये छोटी सी दो अजीब सी डब्बियां निकली। कंट्रोलर से ज्यादा मुझे उस चीज की क्यूरियोसिटी हुई कि इनमें क्या है भाई। पहली डब्बी में से निकला एक वारंटी कार्ड, एक गेमसर वालों का स्टिकर और एक यूजर मैनुअल, जिसको संभाल के रखना क्योंकि बाद में की मैपिंग वगैरह में बहुत काम आएगा वो। उसके साथ बहुत सारे अजीब सी रबड़े सी निकली, जिसका इस पॉइंट पे मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये कहां पे यूज होंगी भाई साहब। कंट्रोलर की इस एक्सेसरी को साइड करके मैं का दूसरी डब्बी खोलने, जिसके अंदर से 3 जॉयस्टिक्स निकली, जिनके ऊपर का डिजाइन, हाइट सब कुछ डिफरेंट था। मतलब बहुत कस्टमाइजेशन की एक्सेसरी आपको डब्बे के अंदर से ही मिल जाती है। लेकिन इन सब चीजों को चेंज कैसे करना है बाद में देख लेंगे। अभी मेन माल पत्ता तो निकाल ले अपना कंट्रोलर, जिसको पहली लुक में ही देखते प्यार हो जाता है, क्योंकि ये व्हाइट कलर का है। पर PS5 वाला पर्ल व्हाइट नहीं है, हल्का सा ग्रेइश व्हाइट है, जो इतनी क्लीन, इतना सुंदर लुक देती है। सेंटर में मोबाइल रखने वाली जगह की रबड़ बहुत थिक है, पीछे वाली भी और साइड्स वाली भी। कंट्रोलर की ग्रिप बहुत अच्छी है, जहां पे पाम रखते हैं वहां पे डिजाइन भी बहुत अच्छा खासा बना हुआ है। किसी भी तरह से छोटे कंट्रोलर वाली फीलिंग नहीं आती, फुल पाम कवर हो जाता है एंड बहुत ही कंफर्टेबल फीलिंग देता है। पीछे प्रेशर सेंसिटिव बटन्स मिलते हैं, जो बटन्स बिल्कुल ही Xbox के बटन्स के आइडेंटिकल है। पैटर्न भी बिल्कुल सेम Xbox के बटन्स वाला बना हुआ है। पीछे ही आपको 2 मैक्रो बटन्स मिलते हैं, जिनको कैसे असाइन करना है बाद में आगे पता लग जाएगा। फोन फंसाने वाली स्प्रिंग, अभी तक मैंने जितने भी कंट्रोलर्स टेस्ट करे हैं उनमें सबसे ज्यादा सॉलिड स्प्रिंग है। जॉयस्टिक्स की फीलिंग इतनी ज्यादा अच्छी है और इतनी ज्यादा स्मूथ है, अगर मैं PS5 के कंट्रोलर से भी कंपेयर करूं, डेफिनेटली ये आराम से हरा देती है उस कंट्रोलर के जॉयस्टिक की फीलिंग को। डी पैड के अंदर आपको एक क्लिकी फीलिंग मिलती है। ये वाले बटन्स फुल प्ले है, कोई टिक टिक नहीं है। नीचे वाली साइड एक आपको C टाइप पोर्ट मिलता है एंड एक ऑक्स का पोर्ट मिलता है, जिसका कैसे क्या काम होगा वो आपको आगे पता लग जाएगा। अभी के लिए मैं ये बता दूं, इसकी बिल्ड क्वालिटी हद प्रीमियम है, किसी तरफ से कुछ भी चीप नहीं है। हैवी बिल्ड क्वालिटी, प्रॉपर ग्रिपिंग, स्मूथ जॉयस्टिक्स। लेकिन कंट्रोलर असली वाव होता है जब उसमें अच्छे तरह की कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलती हैं, हर जगह जहां मर्जी से कनेक्ट कर सको। क्योंकि ये एक फोन के लिए कंट्रोलर है, सेंटर में फोन तो फंसेगा ही, बट वो फोन एक C टाइप फोन होना चाहिए, जिसको आप इसके इस सॉकेट के अंदर डालोगे एंड ये सॉकेट भी हिलता है, ताकि प्लग इन करते हुए आपका फोन किसी भी तरह से डैमेज ना हो। इस C टाइप के अंदर आप कोई भी एंड्रॉइड फोन डाल सकते हो या कोई भी आईफोन डाल सकते हो, C टाइप वाला, जिसका मतलब iPhone 15 या उसके बाद के आईफोन ही डाल सकते हो। को याद है ये तो एक मीफी कंट्रोलर है, मेड फॉर आईफोन्स मतलब iOS। तो ये iPad से भी कनेक्ट हो जाता है। जस्ट इसके नीचे C टाइप टू C टाइप वाली वायर अपने iPad के साथ कनेक्ट करो। फिर अगर आपको अपने पीसी के साथ कनेक्ट करना है, इसी C टाइप टू USB के थ्रू आप अपने पीसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। फिर बात आती है क्या आप प्लेस्टेशन या Xbox से डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर सकते हो? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस कंट्रोलर में खुद से बिल्ट इन कोई ब्लूटूथ की सपोर्ट नहीं है। तो अगर ब्लूटूथ नहीं होगा, ये कंसोल्स के साथ कनेक्ट नहीं होगा, और अगर ब्लूटूथ नहीं है तो आप लाइटनिंग वाले फोन से वैसे भी कनेक्ट नहीं कर सकते। एंड ये कंट्रोलर जो मेन डिवाइस है उससे पावर सप्लाई लेता है, इसीलिए ना आप अपना कोई भी लाइटनिंग वाला फोन कनेक्ट कर सकते हो, ना आप कनेक्ट कर सकते हो प्लेस्टेशन, ना आप कनेक्ट कर सकते हो एक्सबॉक्स को। सिर्फ आप C टाइप वाले एंड्रॉइड फोन और iOS या iPad C to C वायर्ड वाली या फिर PC, ये वाली चीजें कनेक्ट कर सकते हो, जो आई गेस मोर देन सफिशिएंट है भाई साहब। मोबाइल कनेक्ट कर ही लिया है तो इसकी मोबाइल ऐप के बारे में भी बता दूं। ये अभी तक की मेरी टेस्ट करी हुई सबसे बेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन है, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं। नॉर्मल अगर किसी भी और ब्रांड की ऐप देखते हैं, जस्ट उसके अंदर आपको एक गेमिंग लाइब्रेरी मिलती है, जिस गेम पे आप टच करते हो वो आपको गेम डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टेशन पे भेज देता है, बस। इससे ज्यादा और कोई काम ही नहीं करती उनकी एप्लीकेशन। लेकिन इस गेम सर की एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले तो
तो वो कंट्रोलर को बाय नेम डिटेक्ट कर लेता है। फिर उसके बाद आप कंट्रोलर के अंदर से ही रिस्पॉन्स टेस्ट ले सकते हो, वाइब्रेशंस को कम ज्यादा कर सकते हो, पीछे वाले मैक्रो बटन्स हैं इनको भी ऐप में से ही असाइन कर सकते हो, बटन्स के शॉर्टकट रख सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज, इसकी ऑफिशियल ऐप से ही आप की मैपिंग भी कर सकते हो। जिसको नहीं पता, की मैपिंग इज द ओनली वे जिससे आप पबजी खेल सकते हो। आगे मैं बता दूंगा, अभी मैं बताता हूं। इस कंट्रोलर की जॉयस्टिक्स इतनी स्मूथ पता है क्यों है? इसके अंदर नॉर्मल जॉयस्टिक्स नहीं है, एक हॉल इफेक्ट वाली जॉयस्टिक्स है। एंड जिसको नहीं पता नॉर्मल और हॉल इफेक्ट वाली में क्या फर्क है, जो PS5 का कंट्रोलर भी है उसके अंदर भी नॉर्मल ट्रेडिशनल जॉयस्टिक्स यूज हुई है। जैसे जैसे उसको यूज करते हैं वैसे वैसे वो कार्बन को रब करता है एंड धीरे धीरे कार्बन वेयर ऑफ होकर स्टिक ड्रिफ्ट की प्रॉब्लम आने लग जाती है उसके अंदर। लेकिन हॉल इफेक्ट के अंदर वैसा रबिंग वाला कोई सीन नहीं है। इसके अंदर एक मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसके अंदर मैग्नेटिकली चीजें मूव होती है। पहले तो ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज होती है, फिर वही स्टिक ड्रिफ्ट वाली प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब बहुत लंबे टाइम तक आप मजे से प्रिसाइजफुली गेमिंग कर सकते हो इन हॉल इफेक्ट्स के साथ। उसके अलावा इसके पीछे वाले जो ट्रिगर बटन है वो भी एक हॉल इफेक्ट वाले बटन है, जिनको मैंने रिस्पॉन्स टेस्ट के अंदर जाके टेस्ट करके देखा। ये बहुत ही अच्छे थे, कोई भी डेड जोन नहीं था। अगर आपके मोबाइल के अंदर डेड जोन फील होता है तो आप इनके मोबाइल ऐप के अंदर से जाके ही सेटिंग कर सकते हो। फिर बात आती है जो इसकी डब्बे में से इतनी सारी एक्सेसरीज निकली, उन सबको चेंज कैसे करना है, सेट कैसे करना है। सबसे पहले तो इसके ऊपर वाला मैग्नेटिक कवर ही उतर जाता है। फिर आराम से प्यार से इसकी जॉयस्टिक्स को खींचो, वो बाहर आ जाती हैं। फिर बदल के अपनी मन मर्जी के साथ कोई भी जॉयस्टिक दोबारा से प्लग इन कर दो। को याद है शुरू में ये अजीब से पीसेस से निकले थे। उनका काम ये है कि फोन लगाते हुए अगर सी टाइप के अंदर और कंट्रोलर की वॉल के अंदर कोई गैप रह गया तो इस एक्सेसरी के थ्रू आप इजीली उस गैप को भर सकते हो। ये मैग्नेटिक एक्सेसरी है जिसको जस्ट खींचो और नए वाली को लगा दो। 3 सेट मिलते हैं जिन तीनों की थिकनेस डिफरेंट है। आप अपने मोबाइल के हिसाब से लगा सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके XYAB वाले बटन भी एक मैग्नेटिक बटन है जिनको आप कभी भी रिमूव कर सकते हो, लगा सकते हो। A की जगह B लगाना और B की जगह A लगाना, क्योंकि बहुत सारी गेम्स में उल्टी प्रोसेसिंग होती है। अब अगर इतने बटनों की बात हो रही हो तो बटनों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से आप कौन से मोड्स एक्टिव कर सकते हो उसके बारे में भी बता दूं। तो कंट्रोलर में ये है मोड का बटन, ये है स्क्रीनशॉट का बटन, ये वही नॉर्मल ऑप्शंस वगैरह वाले बटन। अगर आपको मैक्रो बटन असाइन करना है, जस्ट इस मोड वाले बटन को दबाओ, मैक्रो बटन को 2 सेकंड के लिए दबाओ, लाइट ब्लिंक होने लग जाएगी। कौन सी भी चीज असाइन करनी है उस सब को दबा के एक बारी फिर से वही वाला मैक्रो बटन दबाओ एंड चीज असाइन हो जाएगी। इसके अंदर एक प्रेशर सेंसिटिव बटन मिलता है, बट अगर आप मोड वाला बटन और इस बटन को 2 सेकंड के लिए दबा के रखोगे तो ये प्रेशर सेंसिटिव बटन नहीं, टिक टिक वाला बटन बन जाएगा, 0-1 वाला। मतलब फिजिकली नहीं, सॉफ्टवेयर के अंदर। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी यूजर मैनुअल के ऊपर लिखी हुई हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि यूजर मैनुअल को बेकार समझ के फेंकना मत। लेकिन अब बात है गेमों की, जिसके अंदर से लोग खेलते हैं मेन 4 तरह की गेम में। सबसे पहले पबजी के फैन, फिर आते हैं एमुलेटर वाले लोग जो कॉन्ट्रा मारियो जैसी पुरानी गेमें खेलते हैं, तीसरे लोग जो मोबाइल की नेटिव गेम्स खेलते हैं जैसे GTA सैन एंड्रियास आजकल मोबाइल के अंदर ही आ गई है, रेजिडेंट इविल, रेड डेड रिडेम्पशन जैसी मोबाइल की नेटिव गेम्स। चौथे लोग हैं जो PS5 या Xbox की गेम्स क्लाउड गेम के थ्रू अपने मोबाइल के ऊपर खेलते हैं। तो इन सब में से कौन सी कैसे कैसे चलती है? सबसे मुश्किल है चलाना पबजी को। लेकिन इस कंट्रोलर ने बड़ी क्रेजी काम करी हुई है, क्योंकि इसकी ऐप के अंदर से ही की मैपिंग मिलती है। ऐप के अंदर से जाके गेम को लॉन्च करो, एप्लीकेशन का छोटा सा डॉट आपकी स्क्रीन पे रहेगा, उसको टच करके ऐड बटन्स करके आपकी स्क्रीन के ऊपर आप बटन्स रख सकते हो कि स्क्रीन के कौन सी जगह के ऊपर टच हो, उस हिसाब से आराम से सेटल डाउन करके, जिसको करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं, कुछ ट्रायल्स लगते हैं। और क्योंकि इसके अंदर एक वायर्ड कनेक्शन है तो पबजी के अंदर आपको कोई कनेक्शन लॉस नहीं मिलता। बहुत ही लो लेटेंसी है, बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं कि गन पहले चला रहे हो और रिस्पॉन्स बाद में हो रहा है। और इसकी जॉयस्टिक्स भी बहुत स्मूथ है। बस इसकी एंगल वाली जॉयस्टिक की सेंसिटिविटी काफी लो रखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत हाई सेंसिटिविटी है, जिस वजह से एमिंग थोड़ी कम परफेक्ट होती है। ओवरऑल पबजी के लिए इट इज वेरी मजेदार। शायद अगर मेरे पास 2020 में कोई ऐसे जुगाड़ होते ना तो मैं कभी पबजी खेलना छोड़ता ही ना। फिर बात आती है दूसरे लोग जो एमुलेटर की गेम खेलते हैं, उनके लिए ये कंट्रोलर ऑटोमेटिकली कैलिब्रेटेड है। बट उन गेम्स के अंदर L2 R2 वाले बटन्स कॉन्फ़िगर ही नहीं होते थे एंड उन गेम्स के अंदर जरूरत ही नहीं है इन बटन्स की। मेनली आप डी पैड के साथ कंट्रोल कर सकते हो, जिस डी पैड की फीलिंग बहुत मजेदार है। इनपुट लैग की बात करूं तो पबजी के अंदर ही कोई इनपुट लैग नहीं है, तो बाकी तो किसी और गेम के अंदर मतलब ही नहीं बनता इनपुट लैग का। आता ही मोबाइल की नेटिव गेम्स की, रेजिडेंट इविल, RDR जैसी गेम्स की, तो वो भी ऑटोमेटिकली
कैलिब्रेटेड है, उन गेम्स के अंदर एमुलेटर से भी ज्यादा मजा आता है। सबके सब कंट्रोल्स चलते हैं फुल, ऐसे ही लगता है कि मैं रियली एक हैंड हेल्ड कंसोल के अंदर गेम्स खेल रहा हूँ। एंड आजकल के फोन बहुत पावरफुल हो गए हैं कि इन गेम्स को बहुत इजीली बहुत बढ़िया 30 FPS पे खिला देते हैं। फिर सबसे बड़ी गेम्स PS5 की और Xbox की क्लाउड गेम्स की बारी। अपने PS5 को रिमोट प्ले के थ्रू अपने एंड्रॉइड डिवाइस के ऊपर खेलने की कोशिश की, तो मेरा एंड्रॉइड डिवाइस कोई भी एक्शन ही नहीं कर रहा था। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, इसके बहुत अलग अलग मोड्स ट्राई करे। टू बी स्पेसिफिक, इसके अंदर 3 मोड्स हैं, ग्रीन, ब्लू और व्हाइट। ग्रीन फॉर Xbox मोड, व्हाइट फॉर iOS रिमोट प्ले एंड ब्लू फॉर एंड्रॉइड। तो हमेशा ये ब्लू मोड पे ही चलता है, व्हाइट मोड एंड्रॉइड के ऊपर एक्टिव ही नहीं होता। इस वजह से एंड्रॉइड मोबाइल के ऊपर आप PS5 की रिमोट प्ले वाली गेम्स नहीं खेल सकते। लेकिन अगर आप iOS के ऊपर खेलते हो तो डायरेक्टली जस्ट इसको पिन करते ही सारा कुछ चलता है, कोई इनपुट लैग नहीं है। जब यह बटन दबाते हो तभी दबता है। मैंने अपने iPad के ऊपर गेमिंग करी है, जो कि एक ही बात है, ओवरऑल बहुत मजा आता है। बस कमी है मेन एक चीज की कि इस कंट्रोलर के अंदर वैसे तो वाइब्रेशंस बहुत अच्छी खासी हैं। अगर आप मोड वगैरह चेंज करते हो आपको फील होता है बहुत अच्छी तगड़ी वाइब्रेशंस वाली मोटर्स हैं। बट क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप मोबाइल्स के साथ ही कनेक्टेड हो गए, तो इसकी वाइब्रेशन मोटर्स चलती ही नहीं है, आप कितनी मर्जी बड़ी गेम खेल लो, क्योंकि मोबाइल से कंट्रोलर के अंदर इतने ज्यादा सिग्नल्स ही नहीं भेजे जाते कि वो वाइब्रेशन का सिग्नल भी भेजे, गेम का भी भेजे। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको मोबाइल के ऊपर इसके साथ गेम्स खेलनी है, वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होंगी, सिर्फ वाइब्रेशन फील होंगी एक ही केस के अंदर, अगर आपने ये कंट्रोलर को पीसी के साथ कनेक्ट करा हुआ है सिर्फ। अब बात है ऑडियो की, खुद से इस कंट्रोलर के अंदर कोई ऑडियो नहीं है, आपको अपने मोबाइल की ऑडियो के ऊपर रेफर होना पड़ेगा। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि आपके मोबाइल की ऑडियो कितनी ज्यादा है। इसका एक बेनिफिट हो जाता है कि आप अपने मोबाइल के साथ सी टाइप वाले ईयरफोन्स भी कनेक्ट कर सकते हो, जो डायरेक्टली आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा इसके नीचे एक ऑक्स का पोर्ट भी मिलता है, जिसको डायरेक्टली आप वायर्ड कनेक्शन के थ्रू भी ऑडियो सुन सकते हो, जो एक बहुत ही वाइड आपको वैरायटी दे देती है ऑडियो सुनने के लिए। लेकिन अब इतनी सारी गेमिंग करोगे तो बैटरी का क्या सीन? तो मैं बता दूं कि इस कंट्रोलर के अंदर कोई बैटरी ही नहीं है, ये डायरेक्टली आपके डिवाइस से पावर ड्रॉ करता है। जिसका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, फिर तो आपका फोन गेम भी खिला रहा है और कंट्रोलर को भी पावर दे रहा है, तो फोन की बैटरी बहुत जल्दी लो हो जाएगी, जिसमें अब बिल्कुल सही हो। उसी चीज के लिए ये नीचे वाला सी टाइप का पोर्ट आपकी चार्जिंग को पास थ्रू भी कर देता है। ऊपर से गेम्स खेली जाओ, नीचे से बाईपास करके आपका फोन चार्ज भी होता रहेगा, गेम भी खिलाता रहेगा और कंट्रोलर को भी पावर मिलती रहेगी, जिसके साथ ऑब्वियसली फोन हीट अप होता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, इतना लोड देंगे तो थोड़ा बहुत वार्म होना जायज है। इतना कुछ के बाद आता है मेन क्वेश्चन, क्या इस कंट्रोलर को लेना चाहिए या छोड़ना? देखो, ये एक बहुत ही प्रीमियम कंट्रोलर है, जिसमें हद से ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, हर एक चीज की बहुत तगड़ी ऑप्टिमाइजेशन करी है, दुनिया जहान की एक्सेसरी मिलती है, हर एक चीज आप बदल सकते हो, हर एक चीज के साथ ये कंपैटिबल है। मैंने आज तक इसके जितना स्मूथ चलने वाला कंट्रोलर नहीं एक्सपीरियंस करा, बट इस सब चीजों के लिए आपको ज्यादा पैसे भी पे करने पड़ते हैं। ये कंट्रोलर ऑलमोस्ट 6 से 7 हजार रुपए का मिलता है इंडिया के अंदर। इससे पहले वाला 2023 वाला G8 भी 6 से 7 हजार रुपए का मिलता है, जहां पे इंडिया के अंदर 3500 के अंदर हंस के कंट्रोलर दे देते हैं। मैं बता दूं, मैंने वो वाले सारे कंट्रोलर्स एक्सपीरियंस करे हैं। ये कंट्रोलर है थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे, बट स्टिल आई थिंक इट इज अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, इट इज वेरी प्रीमियम। और अगर इस रिव्यू के बाद आपका कंट्रोलर खरीदने का मूड बना तो प्लीज मेरे एफिलिएट लिंक से बाय करना, क्योंकि उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस चैनल को ऐसी ही और डिटेल वीडियोस लाने में बहुत हेल्प होती है।